Good evening, friends. Welcome to Maluka IAS, and today I'm going to tell you about a very interesting topic in geography, which is called geography. To be precise, it's climatology, and I'm going to tell you about the cyclones. We'll talk about the tropical cyclones first, and then we'll move on to the temperate cyclones. I will tell you about the formation, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका विकास कैसे होता है, कौन कौन सी forces responsible हैं, what are the responsible forces for the cyclogenesis and cyclolysis, right? तो सबसे पहले हम बात करेंगे about the tropical cyclones. और tropical cyclones के बारे में जैसा कि नाम ही इनका सजेस्ट कर रहा है कि they belong to the tropical region. तो tropical region की क्या खासियत है? Tropical region की ये खासियत है कि throughout the year sun rays are vertical on this region, right? Throughout the year sun rays are vertical on this region. So ये maximum heat, maximum insolation receive करने वाला region है. तो आप देख सकते हैं कि अगर ये tropical cyclones, पहले हम नाम कैसे रखे गए हैं इस पर बात कर लेते हैं. तो ये जो नाम रखे गए हैं, तो जब ये पैसिफिक ओशन में आएगा तो दिस विल बी कॉल्ड अ टाइफून, राइट? जब ये इंडियन ओशन में आएगा तो इसको साइक्लोन बोला जाएगा, और जब ये अटलांटिक ओशन में आएगा तो इसको बोला जाएगा हरिकेन्स. अब इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस क्या हैं? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस टू मूव विंड, राइट? विंड के मूवमेंट के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि भाई विंड के मूवमेंट के लिए तो दो प्राइमरी फोर्सेस हैं और एक सेकेंडरी फोर्स है, विच इज फर्स्ट इज pressure gradient force, and the second one is Coriolis force. अब ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है? जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूं कि देयर आर सम प्लेसेस जो हाई प्रेशर जोन होते हैं, देयर आर सम प्लेसेस इन द अर्थ जो कि लो प्रेशर जोन होते हैं. अब ये लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, हाई प्रेशर क्रिएट कैसे होता है? तो इसके पीछे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है. उस रीजन पर टेम्परेचर क्या है, उस रीजन पर जेट स्ट्रीम का कैसा मूवमेंट है, उस रीजन पर कौन सी प्रेशर बेल्ट डोमिनेटिंग प्रेशर बेल्ट है. जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर 7 प्रेशर बेल्ट्स. तो यहां पर मैं लिख देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इक्वेटोरियल बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल लो. देन अगर हम इससे ऊपर जाएं तो देयर इज सब ट्रॉपिकल हाई, उससे भी ऊपर जाएं अगर हम लैटिट्यूड्स में, हायर लैटिट्यूड्स में जाएं तो देयर इज सब पोलर लो, एंड देन लास्टली देयर इज पोलर हाई. सो यहां पर मैं एक प्रिज्यूम कर रहा हूं एक चीज कि आप सभी को विंड मूवमेंट एंड जो प्रेशर बेल्ट्स है उनके बारे में पता होगा, राइट? तो सब ट्रॉपिकल हाई इज अराउंड 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड, सब पोलर लो इज अराउंड 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड, एंड द पोलर हाई इज 90 डिग्री पोलर हाई, राइट? सो इस तरीके से प्रेशर बेल्ट्स का वेरिएशन है. तो विंड मूवमेंट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. लीव विंड्स, कोई भी एनर्जी का मूवमेंट जब भी होगा तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा. विंड्स, व्हाट आर विंड्स? विंड्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? दैट्स व्हाई दे मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो हम ये जानते हैं कि यहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर है, तो कुछ विंड्स जो हैं यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ आएंगी, और सब ट्रॉपिकल हाई से पोलर लो की तरफ जाएंगी, और उसके बाद पोलर हाई से सब पोलर लो की तरफ आएंगी, राइट? तो दिस वाज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. अब हम ये भी जानते हैं कि अर्थ इज मूविंग इन अ सर्टेन वे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है तो वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, राइट? और अर्थ के इस मूवमेंट से, आई एम टॉकिंग अबाउट कोरियोलिस फोर्स हियर, अर्थ के इस मूवमेंट से, मान लीजिए अर्थ का ये एक्सिस है और अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट? रोटेट कर रही है. तो जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो ऑल ऑफ दीज प्लेसेस आर मूविंग इन अ सर्टेन वे. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक इक्वेटर ले लूं,
यहां पर मैंने इक्वेटोरियल लाइन ले ली और यहां पर एक और लाइन मैंने ले ली, ठीक है, एक और लैटिट्यूड ले लिया। दिस इज 85 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। अब सेम प्लेस पर पहुंचना है और इक्वेटोरियल को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, इक्वेटर को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है और टाइम सेम है, सेम प्लेस पर पहुंचना है, तो ऑफ कोर्स इसकी स्पीड इस पर्टिकुलर, इसको एक डिस्क की तरीके मानिए, तो इस पर्टिकुलर इक्वेटोरियल लाइन की स्पीड बहुत तेज होगी, ये सबसे ज्यादा तेज गति से मूव करेगा, राइट। इसके ऊपर जैसे ही हम लैटिट्यूड्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो जो रोटेशनल स्पीड है इन सभी की, सारे अपर हायर लैटिट्यूड्स की रोटेशनल स्पीड लगातार कम होती जाएगी, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये लोअर लैटिट्यूड है इनकी रोटेशनल स्पीड इज हायर बिकॉज अर्थ इज स्फेरिकल, तो जितने भी लोअर लैटिट्यूड में पड़ने वाले जोन्स होंगे उन सभी की स्पीड ज्यादा होगी, रोटेशनल स्पीड ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू द जोन्स इन हायर लैटिट्यूड्स। अब अगर हम बात करें इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क यह पड़ता है कि जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो वी मूव राइटवर्ड्स, व्हाट इज द राइट वर्ड? अगर आप ऊपर से देखेंगे तो दिस पेन, यहां से इस पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो दिस विल मूव राइटवर्ड टुवर्ड्स दिस, राइट, तो दिस विल मूव राइटवर्ड, दिस इज मूविंग राइटवर्ड। अगर हम इक्वेटर से चलें तो राइटवर्ड इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द विंड, द वाटर विल मूव राइटवर्ड एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होता है, इट मूव्स leftward, right, because of the Coriolis force. So these are some forces जो कि responsible है एक certain wind movement में, right? उसके बाद बात करते हैं again tropical cyclones पर आते हैं। Enough talking about forces. So what is tropical cyclone and how do they proceed? हमें पता है कि tropical cyclones कहां पर आ रहे हैं। मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, वी नो की प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से आ रहा है। दूसरी चीज कोरियोलिस फोर्स की वजह से मूव करेगा, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से कैसे मूव करेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मूव करेगा राइटवर्ड, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मूव करेगा राइटवर्ड, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये बन कैसे रहे, इनमें क्या फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इनका, तो बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल का हीटिंग, ट्रॉपिकल रीजन का हीटिंग, सनलाइट, इंसोलेशन, उसकी वजह से ट्रॉपिकल रीजन जो है हीट अप हो रहा है बहुत ज्यादा, और हीट अप होने की वजह से यहां पर मान लीजिए मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूं कि देयर इज सन एंड सनलाइट की वजह से द सरफेस इज हीटिंग अप। And what happens because of this heating up? Warm air rises, right? The warm air rises. अब warm air is rising up, warm air is leaving this space. अब इस स्पेस को छोड़कर जब warm air ऊपर की तरफ जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे जो एयर प्रेशर है, जिस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, एयर प्रेशर वो कम होगा, एयर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह एयर प्रेशर कम होगा और उसकी वजह से यहां पर एक वॉइड क्रिएट होगा, और उस वॉइड उसको वॉइड को फिल करने के लिए देयर विल बी कोल्ड एयर आकर के रिप्लेस करेगी वार्म एयर को, और वार्म एयर लगातार ऊपर की तरफ उठेगी, राइट। अब अगर हम देखें कि यहां पर क्या हो रहा है कि वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ रही है और कोल्ड एयर आकर के उसकी जगह ले रही है, ठीक है। तो साइक्लोन में देयर इज अ लो प्रेशर, साइक्लोन में देयर इज अ लो प्रेशर, और हमने ये भी देखा कि जो कोल्ड एयर है मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोल्ड एयर राइटवर्ड मूव करेगी, ठीक है, तो साइक्लोन के जनरेट होने पर साइक्लोन उसको किधर मूव करेगा? ये जो है देयर इज लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर है, कोल्ड एयर में हाई प्रेशर है, तो ये जो हाई प्रेशर विंड्स हैं ये अट्रैक्ट होंगी लो प्रेशर की तरफ, तो इनमें होती है बेंडिंग।
अब जब इनमें बेंडिंग होगी तो दे विल मूव लाइक दिस, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। विंड्स किस तरफ मूव कर रही हैं? विंड्स मूव कर रही हैं राइटवर्ड, विंड्स मूव कर रही हैं राइटवर्ड, ठीक है। बट इसके केस में उल्टा हो जाता है। इसके केस में क्या होता है कि ये यहां पर लो प्रेशर की तरफ जब अट्रैक्ट होंगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ इंडियन कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में आता है। अब आपसे एक और सवाल करता हूं कि इस मैप में देखिए, इस मैप में देखिए और मुझे बताइए कि सारे एक्सेप्ट इंडिया का अरेबियन सी, सारे के सारे जब भी हम कॉन्टिनेंट से इतर बात करें, कॉन्टिनेंट से हम दूर जा रहे हैं, तो सारे के सारे ईस्टर्न कोस्ट पर ही क्यों ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन हो रहा है? ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन सारे के सारे ईस्टर्न कोस्ट पर ही क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वार्म वाटर करंट, वार्म ओशनिक वाटर करंट, राइट। जहां पर भी आप देखिए ईस्टर्न कोस्ट पर हर जगह पर वार्म ओशन वाटर करंट है और हर वेस्टर्न कोस्ट पर देयर इज कोल्ड ओशन वाटर करंट। इसीलिए जो साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लोनिक फॉर्मेशन हो रहा है, वो हर एक ईस्टर्न कोस्ट पर हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू बी रिमेंबर्ड, टू बी नोटेड डाउन। इन सभी पॉइंट्स को आप जब वीडियो देख रहे हैं तो इन सबको नोट डाउन करिए और इनको बार बार समझने की कोशिश करिए, अदरवाइज साइक्लोन इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल टॉपिक्स, ठीक है। देखिए अब दिस इज द अपर व्यू, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ साइक्लोन। मैंने आपको बता दिया व्हाई साइक्लोन इज मूविंग इन अ सर्टेन वे। दीज आर कोल्ड विंड्स, हाई प्रेशर, लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और जब लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है। इसीलिए इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द साइक्लोन्स आर मूविंग, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स स्पेशली, क्योंकि ये सेम चीज टेम्परेट साइक्लोन में अलग तरीके से होती है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम सेम सदर्न हेमिस्फीयर के लिए बात करें, सेम फिनोमेना को अपने माइंड में रखें, तो यहां पर क्या हो रहा है? नॉर्थ, ये सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स किधर? लेफ्टवर्ड मूव हो रही हैं। तो देखिए विंड्स आर मूविंग लेफ्टवर्ड, राइट, टू देयर लेफ्ट, दे आर मूविंग टू देयर लेफ्ट। तो कोल्ड विंड दे आर मूविंग टू देयर लेफ्ट। और अगर यहां पर मान लीजिए लो प्रेशर बनता है तो ये सारी की सारी विंड्स इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो राइटवर्ड मूव करती हैं और साइक्लोन में चूंकि लो प्रेशर जोन है तो वो उसको अट्रैक्ट करके एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता है। यहां पर जो विंड्स हैं वो लेफ्टवर्ड मूव होती हैं, तो उनको जो साइक्लोन है वो लो प्रेशर जोन की वजह से वो राइटवर्ड मूव कराता है, राइट। तो दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट। इन दो चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ने कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछे हैं, स्टेट पीसीएस भी कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछते हैं, कई सारे, ठीक है। तो दिस इज द टॉप व्यू, बीच में है लो प्रेशर, दिस इज द लो प्रेशर जोन ऑफ द साइक्लोन। और इसके बाहर अगर हम देखें तो ये आई वॉल्स बन रही हैं, आई वॉल्स, आउटर आई वॉल्स, इनर आई वॉल्स, उसके अलावा बैंड्स, कई सारे बैंड्स, और यही बैंड्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉजेज रेनफॉल, और काफी भीषण रेनफॉल होता है, राइट। सो दिस इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन थिंग। आगे बढ़ते हैं। ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन का द रियल व्यू। अब आप यहां पर देखिए क्या हो रहा है, आई पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, यहां पर एयर ऊपर की तरफ उठ रही है, यहां पर एयर ऊपर की तरफ उठ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एयर ऊपर की तरफ उठ रही है और यहां पर एयर फैल रही है, एक्सपैंड हो रही है, और यहां पर डाइवर्जेंस हो रहा है, यहां पर कन्वर्जेंस हो रहा है और यहां पर डाइवर्जेंस हो रहा है, राइट। जब यहां पर डाइवर्जेंस होगा तभी ये साइक्लोन फॉर्मेशन पूरा होगा, अदरवाइज ये साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा। दिस विल फॉर्म अ क्लाउड विच इज कॉल्ड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर यहां पर एयर का डाइवर्जेंस नहीं होता है, राइट। तो यहां पर ये एयर ऊपर की तरफ उठेगी, यहां पर वॉइड क्रिएट होगा, कोल्ड एयर आएगी और कोल्ड एयर उसको आकर रिप्लेस करेगी,
ठीक है, कोल्ड एयर उसको आकर रिप्लेस करेगी और वो भी वार्म होगी, वार्म होकर ऊपर उठेगी, कूल हो जाएगी और यहां पर फिर से डाइवर्ज हो जाएगी. So this will make a diameter of around 500 to 600 kilometer or 150 kilometer or 200 kilometer or 120 kilometers, right? उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा साइक्लोन कितना ज्यादा पावरफुल है. यहां पर देखिए दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहां पर काउंटर क्लॉकवाइज एयर घूम रही है, राइट? तो ये आएगा ईस्टर्न कोस्ट पर, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर, और इसीलिए इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर आकर सारे के सारे साइक्लोन्स हिट करते हैं. अब सबसे बड़ा सवाल है कि ओशन में ही क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं? बिकॉज ओशन में देयर इज वाटर और वाटर हैज सम पर्टिकुलर स्पेसिफिक हीट. ठीक है, तो आफ्टर द मॉनसून गोज अवे, मॉनसून के जाने के बाद देयर इज अ टाइम ऑफ दिसंबर, नवंबर, और यहां पर ओशंस बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं. ओशंस बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और लैंड पर सिग्निफिकेंटली हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है. ओशंस हो जाते हैं लो प्रेशर जोन, राइट? क्योंकि वाटर अपनी जो हीट है वो छोड़ नहीं पाता, वो रिलीज नहीं कर पाता, और लैंड ने चूंकि हाई एल्बिडो है तो अपनी हीट जो है वो रिलीज कर दी, राइट? तो लैंड में हो जाता है हाई प्रेशर एंड ओशन में हो जाता है लो प्रेशर, इसीलिए वहां पर आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. सो दिस वाज द ओवरऑल थ्योरी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इसके बाद आते हैं हम, एक और फिनोमेना होता है विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. बाद में हम इसका डिफरेंस भी सुनेंगे. What is extra tropical cyclone? They are also called mid latitude cyclones. They are also called temperate cyclones, right? तो यहां पर अगर हम देखें तो this is the region where, let me draw this line first for you, 60 degree, right? 60 degree and this 60 degree. This is the equator. अब ध्यान से सुनिएगा, this is equatorial low, this is subtropical high, and the 60 degree wala is the subpolar low. So यहां पर ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, एंड अगेन द लो प्रेशर बेल्ट. अब अगर आप देखें यहां पर तो यहां से द कोल्ड विंड कम्स, राइट? इस रीजन से द कोल्ड विंड कम्स, और साउथ से द वार्म विंड्स कम्स, वार्म एयर कम्स. Because of the two different air masses, they are different in nature. One is warm and the other one is cold. So they will press against each other. Warm air नीचे से प्रेस करेगी नॉर्थवर्ड, कोल्ड एयर ऊपर से प्रेस करेगी साउथवर्ड. और जब कोल्ड एयर ऊपर से साउथवर्ड प्रेस करेगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के एरिया में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को इन्वेड करने की कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाई वी कॉल देम फ्रंट्स. जब दो डिफरेंट एयर मासेस एक दूसरे के सामने आते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रंट्स. और इस पूरे बेल्ट को बोलते हैं फ्रंटल बेल्ट. पूरे बेल्ट को बोलते हैं फ्रंटल बेल्ट, राइट? तो ये पूरा रीजन जो है दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बेल्ट, क्योंकि यहां पर पूरे रीजन में फ्रंट्स बन रहे हैं. एयर मासेस क्या नेचर डिफरेंट है, देयर कैरेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट, राइट? तो यहां पर क्या हो रहा है, फ्रंटल बेल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और फ्रंटल बेल्ट में ही आते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स. अब वो टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे आते हैं, लेट मी टेल. See this. The warm air is pressing against the cold air coming southward and the warm air going northward, right? तो यहां पर क्या है, एक स्टेशनरी फ्रंट बना हुआ है, यहां पर दोनों एयर मास जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है. फिर इसके बाद क्या होता है, चूंकि कोल्ड एयर मास
इट्स डेंसर। वार्म एयर मास क्या है? हल्का है। कोल्ड एयर मास क्या है? भारी है, डेंस है। कोल्ड एयर हमेशा भारी होती है, कोल्ड एयर में कई सारी भारी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से कोल्ड एयर इज डेंस एंड द वार्म एयर इज लाइट। जब वार्म एयर लाइट है तो कोल्ड एयर क्या करेगी? उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगी। और आप यहां पर देखिए, दिस इज वार्म फ्रंट एंड दिस इज कोल्ड फ्रंट। अब कोल्ड फ्रंट की तरफ से द कोल्ड एयर इज प्रेसिंग, वार्म फ्रंट की तरफ से भी कोल्ड एयर उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। यहां पर देखिए, कोल्ड एयर जो है कोल्ड फ्रंट बना करके कोल्ड फ्रंट की तरफ से डोमिनेट कर रही है, इसको प्रेस कर रही है, और वार्म फ्रंट की तरफ से भी प्रेस कर रही है लगातार, राइट। यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस, दिस इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस। यहां पर क्या हो रहा है? ये फ्रंट जनरेट हो रहा है, ये साइक्लोजेनेसिस ऑल्सो, दिस यहां पर साइक्लोन जनरेट हो रहा है। यहां पर कोल्ड फ्रंट इज टोटली डोमिनेटिंग द वार्म फ्रंट, और यहां पर ये ऑक्लूडेड फ्रंट बना रहा है पूरी तरीके से। क्या हुआ? कोल्ड एयर चारों तरफ है, वार्म एयर ऊपर उठ चुकी है और साइक्लोन जनरेट हो चुका है। सी दिस, दिस इज लुकिंग लाइक अ साइक्लोन, वी शेप साइक्लोन, वी शेप, राइट। टॉर्नेडोज ऐसे ही होते हैं, टॉर्नेडोज वी शेप्ड, क्योंकि कोल्ड एयर जो है, कोल्ड एयर यहां पर ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए, दिस इज कोल्ड फ्रंट, कोल्ड एयर, यहां पर वार्म एयर थी, वार्म कोल्ड एयर आई और कोल्ड एयर ने प्रेस करना चालू किया। कोल्ड एयर ने जब यहां पर प्रेस किया तो दिस इज द कोल्ड फ्रंट, यहां पर कोल्ड फ्रंट बनाया और ऊपर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, राइट। यहां पर क्या होगा? दिस इज द टेम्परेट साइक्लोन, और यहां पर देखिए चारों तरफ पूरी की पूरी कोल्ड एयर है और उसने वार्म एयर को अपलिफ्ट कर दिया है, वार्म एयर को पूरी तरह से अपलिफ्ट कर दिया है। वार्म एयर ने जो अपना लो है उसको लूज कर दिया है, लो प्रेशर जोन को लूज कर दिया है और उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है, इसलिए दिस इज कॉल्ड साइक्लोलिसिस। यहां पर नोट डाउन करने लायक पॉइंट्स है ये, दिस इज कॉल्ड साइक्लोलिसिस, एंड यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज साइक्लोजेनेसिस। अब देखिए इसमें विंड का क्या खेल है, इसमें विंड किस तरह से रोल प्ले करती है, मैं आपको यह समझाता हूं। अब कोल्ड विंड ऊपर की तरफ से, आर्कटिक से द कोल्ड विंड इज कमिंग, इसके मूवमेंट में कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे मूव करेंगे उसमें ये कैसे रोल प्ले करता है। विंड इज कमिंग आर्कटिक से, द कोल्ड विंड इज कमिंग, राइट। मिड लैटिट्यूड रीजन से द वार्म विंड इज गोइंग, बिकॉज मिड लैटिट्यूड रीजन की, पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कोरियोलिस बताने के लिए, मिड लैटिट्यूड रीजन की जो विंड है उसकी रोटेशनल स्पीड, मिड लैटिट्यूड रीजन की रोटेशनल स्पीड इज वेरी हाई, तो इसीलिए वहां पर जो विंड्स होंगी उनकी भी जो स्पीड होगी इट विल बी वेरी हाई, इट विल बी हायर देन द विंड कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन। तो जब ये विंड आपस में एक दूसरे के तरफ जाती है तो ये डोमिनेट करती है और ये विंड इसको मूव करती है, राइट। तो यहां पर अगर मैं एक बॉल शेप्ड की कोई चीज रख दूं तो वो क्या करेगी? इधर की तरफ मूव होगी, क्योंकि ये विंड डोमिनेटिंग है, ये वाली विंड डोमिनेटिंग है, ये वाली एयर डोमिनेटिंग है, तो वो बॉल को इधर मूव कर देगी। और अगर सेम चीज मैं करूं सदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या होगा? दिस वन इज डोमिनेटिंग, यहां पर भी एक सर्कुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट रख ले, दिस इज डोमिनेटिंग, तो ये कैसे इसको मूव कराएगा? इस तरीके से, राइट। तो जब ये ऐसे मूव करेगा तो इससे ही पता चलता है कि टेम्परेट साइक्लोन्स की डायरेक्शन क्या होगी मूव करने की। दे विल मूव एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, सो हियर दे विल मूव एंटी क्लॉकवाइज एंड इन दिस सिचुएशन दे विल मूव क्लॉकवाइज, right? In this situation they will move anti-clockwise and in southern hemisphere they will move clockwise. तो दोनों के मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी टोटली डिफरेंट है। अब देखिए यहां पर भी मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, यहां पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, द कोल्ड फ्रंट बन रहा है और कोल्ड फ्रंट वार्म एयर को प्रेस करके यहां पर सीधा एक फ्रंट बना दिया, एक वर्टिकल फ्रंट बना दिया, और इस वर्टिकल फ्रंट की वजह से क्यूमुलोनिम्बस, वर्टिकल क्लाउड्स, दे आर क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलस मतलब एक्यूमुलेशन, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक्यूमुलेशन हो गया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्यूमुलस क्लाउड्स। तो क्यूमुलस क्लाउड्स क्या है? एक के ऊपर एक वर्टिकल एक्सपेंशन, तो उसकी वजह से रेनफॉल, हैवी रेनफॉल,
ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, द वार्म फ्रंट इज प्रेसिंग, द वार्म फ्रंट इज डोमिनेटिंग, राइट, वार्म फ्रंट, कूल एयर वाज स्टैग्नेंट, कूल एयर वाज स्टेबल, बट वार्म फ्रंट क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। अब वार्म फ्रंट प्रेस तो कर नहीं पाएगा, तो जब भी ये कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, राइट, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लाउड्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि कूल एयर वार्म एयर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, तो इस वजह से कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसलिए जो वेपर है वो कंडेंस होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन कर रही है। यहां पर क्या है, कोल्ड फ्रंट, कोल्ड एयर आई, कोल्ड एयर ने ऐसे हिट किया और वार्म एयर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाने लगी, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ उठाने लगी, तो दिस इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट, दिस इज वार्म फ्रंट, ठीक है। So what are the basic differences between tropical and temperate cyclone? Temperate and tropical cyclones में कुछ बहुत सारे स्पीड वगैरह के डिफरेंसेस हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं दोनों, लैंड मास में भी आते हैं, वाटर बॉडी में भी, सॉरी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स केवल वाटर बॉडी में आते हैं, जबकि टेम्परेट साइक्लोन वाटर बॉडी में भी आते हैं एंड लैंड मास में भी आते हैं। जब ऐसे टेम्परेट साइक्लोन्स वाटर बॉडी में आते हैं तो दे आर कॉल्ड वाटर स्प्राउट्स, एंड जब वो लैंड मास में आते हैं दे आर कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज, राइट। तो आई होप टेम्परेट साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफी हद तक आपको क्लियर हो गए होंगे, और इससे भी आगे वीडियोस बनेंगे, इससे भी ज्यादा डेवलप और अच्छे तरीके से, इवॉल्व तरीके से बताया जाएगा। अगर आपको फ्रंट्स और एयर मासेस नहीं क्लियर हैं, अगर आपको विंड सर्कुलेशन नहीं क्लियर है, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि हम और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सकें। प्लीज लेट मी नो कि आपको किस किस ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में परेशानी है। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।